नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली एक इन्वेस्टमेंट बैंक है अमेरिका का। बहुत बड़ी कंपनी है, ब्रोकर्स भी हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 40 मुल्कों में उनकी ऑफिसेज हैं और ये मुल्कों के बारे में, उनकी कंपनियों के बारे में, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। अब उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने चीन को इक्वल वेट बताया है। अब इक्वल वेट से क्या मुराद है, मैं आपको समझाता हूं। इक्वल वेट से ये है कि आमतौर पर पूरी दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है, उसी के साथ साथ अगर कोई चलता है या उसके जो शेयर मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, अगर वो भी उसी के साथ चलता है जैसे बाकी दुनिया चल रही है, तो उसे इक्वल वेट बताया जाता है। उस मईशत को, उस इकोनॉमी को, उस मार्केट को इक्वल वेट बताया जाता है। अब इसी अगर मयार पर आप भारत को देखेंगे तो भारत के बारे में इसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को जो है ना अपर वेट कहा है। भारत को ओवरवेट कहा है। अब इससे मुराद ये है कि 30 साल पहले जब चीन आगे बढ़ रहा था, आज भारत उस पोजीशन में है, यानी इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ने की पोजीशन में आ गया है। और चीन जो है, यूं कह दीजिए कि जैसे एक सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, स्टेलमेट में है। न तो आगे बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन मतलब इतना आगे नहीं बढ़ रहा जैसा वो पहले बढ़ता था। अच्छा, इसका मुराद ये भी है इससे कि चीन की जो जीडीपी ग्रोथ है वो खुद तो बताते हैं 5% है, जबकि एक साल पहले तो नेगेटिव हो रही थी। अब वो कहते हैं 5%, लेकिन चीन के जो आंकड़े होते हैं, चीन के जो नंबर्स होते हैं ना, उन पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए भी जो है मॉर्गन स्टैनली ने उसको इक्वल वेट करार दिया है। और भारत की तो जो एवरेज ग्रोथ रेट अभी जा रहा है, अभी जैसे हमने कुछ दिन केवल एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आईएमएफ ने कहा है कि 6.3% के हिसाब से भारत की जीडीपी बढ़ेगी। वो भी हमने बताया था, वर्ल्ड बैंक ने 6.4 कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5 कहा है और भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 6.5 का अंदाजा। तो ये लग ऐसे रहा है कि भारत के भले ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि 30 साल पहले जब चीन आगे बढ़ रहा था तो चीन की जो ग्रोथ रेट था वो 9%, 10% तक का। ये 9%, 10% भारत ने भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये 2009 में था, 2010 में था। अब जो है ना, पिछले कई सालों से जो है भारत का जो ग्रोथ रेट है ना, तकरीबन 6 और 7 के बीच में रहता है। लेकिन अगर इस लिहाज से भी बढ़ता चले तो कह सकते हैं जैसे कि अभी भारत की जो इकोनॉमी है उसको बताया जा रहा है कि $4.25 ट्रिलियन की है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि 2030 तक जो है ये बढ़कर जो है $8 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, अगर इसी लिहाज से बढ़ती रहे। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बारिंग एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अगर कुछ बुरा न हुआ इस बीच में, तो
भारत की इकोनॉमी जो है 2030 तक, जैसे कुछ रोज के पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें जनाब मोदी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने भी यही बताया था कि इंशाल्लाह 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है पहली 3 इकोनॉमियों तक 2030 तक पहुंच जाएगी। जहां तक चीन की इकोनॉमी का ताल्लुक है, एक तो उनके नंबर कभी भी सही नहीं होते, कुछ पता नहीं चलता उधर क्या हो रहा है। आपने खुद मुलायजा फरमाया होगा, जब कोरोना आई थी उसके भी कुछ नंबर नहीं आते थे, लॉकडाउन करते थे तो भी कुछ समझ में नहीं आता था। इसी तरह उनकी जो इकोनॉमी है उसका भी कुछ पता नहीं चलता। अभी तकरीबन 6-8 माह के बिल हमने आपको बताया भी था, और ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वहाँ का जो रियल इस्टेट मार्केट है ना, वो बर्बाद हो गया है। क्योंकि इस उम्मीद पर कि चीन जो है जैसे पहले बढ़ रहा था धड़ाधड़ आगे, तो उस लिहाज से शहरों में जो बिल्डर लोग थे ना, उन्होंने कई नई ऐसी स्कीम्स चालू की, नई बिल्डिंगें बनाई, और इसके लिए उन्होंने जो है नेशनल वहाँ की जो बैंक्स हैं ना, उनसे बड़े बड़े कर्जे उठाए। तो एक कंपनी थी एवरग्रैंड, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि कैसे वो दिवालिया हो गई है। और सिर्फ एवरग्रैंड नहीं है, वहाँ का पूरा रियल इस्टेट मार्केट जो है ना वो डम्प्स में है। क्योंकि जिसका उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इस लिहाज से चीन की मईशत बढ़ती रहेगी और इतने घरों की जरूरत पड़ेगी चीन को, इस लिहाज से भी ज्यादा उन्होंने घर बना लिए जो कि अभी खाली पड़े हैं। और जाहिर है उन लोगों ने मुल्की बैंकों से कर्जा लिया है, और कर्जा तो कर्जा होता है, वो चुकाना भी होता है, उसकी किस्त भी चुकानी होती है, और उसका जो है सूद भी भरना होता है। दोस्तों, भारत जो है उसने अभी कल एक भारतीय सरकार ने एक हुक्म निकाला है, जिसमें जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और डेस्कटॉप भी हो गए, टैबलेट हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी ओपन इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके लिए जिस किसी को भी इंपोर्ट करना है उसको लाइसेंस लगेगा इंपोर्ट करने के लिए। हकीकत में अगर इसके जो महरक़ात या इसके जो असबाब जो हम जानने की अगर कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलता है गुज़िश्ता 2-3 साल से जैसे भारत ने दूसरी मतलब जो भी मैन्युफैक्चर है, जैसे स्मार्टफोन है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, पैनल्स हैं, ये इनके लिए जैसे उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का ऐलान किया था, इंसेंटिव का, तो उसके बाद फिर भारत में जो है ना स्मार्टफोन भी बहुत बनने शुरू हो गए, और ये जो पैनल्स भी बनने और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनने शुरू हो गए। लेकिन देखा गया है कि ये 2-3 सालों में भारतीय जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर हैं, उन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। अब भी उनको ये लगता है कि अगर चीन से वो इंपोर्ट करके भारत में बेचे, ये लैपटॉप है या टैबलेट है या डेस्कटॉप है, तो वो उनको सस्ता पड़ता है और वो रेडीमेड हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग भारत में कारखाने लगाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से भारत की ये स्कीम फेल दिख रही है। अब इसके बदले में जब वो इंपोर्ट करते हैं तो देखा गया है कि ऑन एन एवरेज हर साल $20 बिलियन के जो है ना ये लैपटॉप्स और डेस्कटॉप और टैबलेट वगैरह जो है ना इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान, और ये बहुत बड़ा ड्रेन है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पर। तो इसीलिए भारत की हुकूमत ने ये फैसला लिया है। अब जाहिर है जब भी ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो नियर टर्म में तो इसके भाव बढ़ जाएंगे भारत में, क्योंकि उसका मिलना मुहाल हो जाएगा। लेकिन फिर कंपनियों को तो धंधा करना ही है, फिर उनको मजबूरन हिंदुस्तान में, अब जाहिर है $20 बिलियन का जो इंपोर्ट करते हैं, अगर वो भारत में बनाएंगे तो यही $20 बिलियन का बिजनेस उनको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। तो फिर हमें कभी उम्मीद है, पक्की उम्मीद है कि वो इसके लिए भारत में कारखाने लगाएंगे और
उसके लिए जो भी PLI वगैरह हैं उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।